लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवधारी किसे कहते हैं? तो ऐसे इंडिविजुअल में ऐसे वस्तु जिसके अंदर लिविंग प्रॉपर्टी यानी कि जीवन के गुण पाए जाते हैं, ऐसे वस्तु, ऐसे इंडिविजुअल जिसमें जीवन के गुण पाए जाते हैं, लिविंग प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। क्या क्या जीवन के गुण हो सकते हैं? सेल, कोशिका से बना होगा उसका शरीर। दूसरा, संवेदनशीलता होगी उसमें। संवेदनशीलता का मतलब क्या है? तुम किसी को अगर छूओगे, टच करोगे तो उसको अनुभव हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे तुम एक मान लो जो कीड़ा जा रहा है ऐसे करके, लंबा सा कीड़ा, उसको जैसे तुम अगर ऐसे छू दोगे तो देखोगे वो कीड़ा धीरे धीरे करके गोल होकर के राउंड अपना बॉडी को लपेट लेता है। ये संवेदनशीलता हुआ। तुमको कोई टच किया तो पट से तुमको पता चल गया, तुम अपने पीछे घूम के देखने लग गए कौन टच किया। तो ये संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, सेंसिटिविटी कहते हैं उसको। दूसरा है प्रजनन, नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता होगी। तीसरा है वृद्धि, उसके शरीर में लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, मोटाई में उसकी वृद्धि होगी। और चौथा है मेटाबॉलिज्म, यानी कि उसके शरीर में विभिन्न तरह की फिजियोलॉजिकल क्रियाएं चलती रहती है, इसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे गुण अगर पाए जाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर नहीं पाए जाएंगे तो कहेंगे को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्टिमुलस किसे कहते हैं, उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन क्या है? उद्दीपन बाहरी या भीतरी परिवर्तन। उद्दीपन क्या है? ध्यान से समझो, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस या उद्दीपन किसे कहते हैं? ध्यान से क्लास करोगे ताकि एक क्लास के बाद दूसरा क्लास समझ में आए, क्योंकि अगर जो लोग बच्चे क्लास नहीं करेंगे, हठात दूसरा चैप्टर में दूसरे क्लास में आओगे तो पीछे वाले वीडियो को तुमको देखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सारे बच्चे ध्यान से क्लास करो। कोई दिक्कत होगी क्वेश्चन करोगे, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे, किसी तरह का प्रश्न अगर करना होगा तुम लोग करोगे, मैं क्वेश्चन मैं तुम्हारा ले लूंगा। तो उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन बाहरी या भीतरी परिवर्तन जिसके कारण एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। एक्टिविटीज को फिर एक बार एक्सप्लेन करें। एक्टिविटीज क्या मैंने बताया? एक्टिविटीज बोल के तो कुछ नहीं बताया मैंने। क्वेश्चन फिर से ठीक से करो। एक्टिविटीज क्या तुम लोग बोल रहे हो? एक्टिविटीज बोलकर कुछ मैंने बताया? एक्टिविटीज का मतलब होता है शरीर में होने वाली, एक्टिविटी का अर्थ होता है कि शरीर में होने वाली क्रियाएं को एक्टिविटीज कहते हैं। एक्टिविटीज क्या है? शरीर में होने वाली क्रियाओं को सोना सिंह समझ गई? तो शरीर में होने वाली क्रियाओं को एक्टिविटीज कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे, उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन को पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ओके, देखो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पूछ रहे हो। ओके सुनो, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल मतलब ये हमारा बॉडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। इस हमारा जो बॉडी बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। हमारे शरीर को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अब ये फिजियोलॉजिकल का एक्टिविटी मतलब क्रियाएं, यानी कि हमारे शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है? तो हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं हो रही है बोलो? हम लोग भोजन कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारा पाचन हो रहा है, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हमारे शरीर में एक्सक्रीशन उत्सर्जन की क्रियाएं हो रही हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में एक साथ चल रही हैं। तो इस शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कहते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, और इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मैंने बताया था संपूर्ण क्रियाओं को, शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ, सांस लेना भी आता है, सांस लेना, पिंटू बनवाल ठीक बोल रहे हो। सांस लेना, हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं,
शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, हमारे शरीर का हार्ट का, हृदय का धड़कन हो रहा है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो जितने भी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं सभी क्रियाओं को कहते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। समझ में आ गई? और ये संपूर्ण होने वाली क्रियाओं को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। गुड, समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इसको कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। स्टिमुलस, उद्दीपन क्या है? हम लोग पढ़ते हैं उद्दीपन क्या है। देखो उद्दीपन, मैंने अभी बता रहा था कि उद्दीपन क्या है, समझने की कोशिश करो। देखो तुमको अगर मच्छर काटता है तो तुमको ब्रेन को पता चल जाता है ना, मच्छर जैसे ही पैर में काटा तुम्हारा दिमाग को पता चल गया। तुमको ठंड लगती है, बाहर से ठंड लगती है तो स्वेटर पहन लेते हो क्योंकि तुमको पता चल जाता है, समझ में आ जाती है तुमको। तो ये क्या है? ये उद्दीपन है। ये मच्छर का काटना, ये ठंड लगना, कोई तुमको छू दिया तुमको पता चल गया, ये छूना, ये उद्दीपन है। तो उद्दीपन की परिभाषा हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाहरी या भीतरी परिवर्तन जिसके कारण, बाहरी या भीतरी परिवर्तन जिसके कारण हमारे शरीर में प्रतिचार या प्रतिक्रिया होती है, उसको हम लोग उद्दीपन कहते हैं। जैसे बाहरी प्रतिक्रिया के अगर हम लोग बात करें कि बाहरी प्रतिक्रिया क्या है, मान लो एक मच्छर, क्या तुमको पता चला ब्रेन को और तुम उसको हाथ थापड़ उठाकर उसको मार दिए, तो क्या हुआ? बाहरी उद्दीपन कौन था? मच्छर था। और प्रतिक्रिया क्या हुई? तुम थापड़ लगाए, तो उसको हम लोग उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन किसे कहेंगे? बाहरी होने वाले परिवर्तन जिसके कारण शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। और ये परिवर्तन बाहरी ना होकर भीतरी भी हो सकता है। भीतरी क्या हो सकता है? मान लो कि तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ प्रतिक्रिया, कुछ संवेदनाएं उत्पन्न हुई। जैसे क्या हुआ? पेट में दर्द हो गया, तो पेट में जैसे ही दर्द होगा तो उसके, वो तो उद्दीपन हुआ, भीतरी को उद्दीपन हुआ, भीतरी परिवर्तन। तो उसके कारण भी तो कुछ ना कुछ तुम करोगे प्रतिक्रिया, पानी पियोगे, गैस का दवा खाओगे, या कुछ भी ना कुछ दर्द को कम करने की प्रतिक्रिया करोगे। तो ये चाहे तो भीतरी परिवर्तन हो सकता है या बाहरी परिवर्तन होता है जिसके कारण हम लोग को एक तो रिएक्ट जब करते हैं तो उसके इस बिहेवियर को कहते हैं संवेदनशीलता। बाहरी परिवर्तन के कारण उस प्राणी में, बाहरी परिवर्तन यानी किसी उद्दीपन के कारण किसी प्राणी में जो उसका बिहेवियर लक्षण दिखता है, उसके परिवर्तन के कारण, उद्दीपन के कारण जो प्रतिक्रिया करता है, उस प्रतिक्रिया को कहते हैं संवेदनशीलता। देखो इसका पहले मैंने बताया था, उससे मिलता जुलता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मच्छर काटा उद्दीपन है, तो मच्छर काटा तो तुम क्या किए? उसको थापड़ लगाए, तो ये संवेदनशीलता है। ये हमको समझ में आ गई कि कुछ काट रहा है। हमारी संवेदनाओं में, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में वो बात समझ में आ गई कि कोई मच्छर हमें काट रहा है, तो हम संवेदनशील व्यक्ति हैं। हमारे नर्व के द्वारा वो सूचनाएं हमारे ब्रेन को मिल गया, संवेदना मिल गया, तो हमने थप्पड़ चलाया। ये हो गया संवेदनशीलता। और एक उदाहरण हम लोग देते हैं संवेदनशीलता का। संवेदनशीलता क्या परिभाषा क्या है? संवेदनशीलता का परिभाषा क्या लिखोगे? कि किसी भी उद्दीपन के कारण जब वो प्राणी में जो प्रतिचार दिखता है, जो प्रतिक्रिया दिखता है, किसी उद्दीपन के कारण कोई प्राणी या किसी जीव में जो प्रतिक्रिया दिखता है, जो प्रतिक्रिया होती है, उसे संवेदनशीलता कहते हैं। किसी उद्दीपन के कारण, जैसे देखो मैंने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण तुम लोग को दिया था। देखो एक कीड़ा देखे होगे चलते हुए, इस तरह का कीड़ा तुम लोग देखे होगे। एक वर्म है, एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है जो चल रहा है। इसको क्या किए तुमने? एक स्टिक से, एक डंडे के सहायता से उसको क्या किए? तुम छू दिए। तो ये डंडा या छूना क्या हुआ? ये उद्दीपन का काम करेगा। डंडा से जो हमने छुए, स्टिक से या उंगली से छुए, तो उस कीड़े को पता चल जाएगा कोई हमको छुआ है। तो ये उद्दीपन क्या हुआ? छूना क्या हुआ? उद्दीपन है, बाहरी उद्दीपन हुआ। तो इस उद्दीपन के कारण इसके शरीर में क्या करेगा? ये एक प्रतिक्रिया करेगा। क्या करेगा? ये प्रतिक्रिया करेगा। कीड़ा अपने आप को
लपेट के बॉडी को गोल बना देगा। ये कीड़ा क्या करेगा, अपना बॉडी को लपेट के गोल बना देगा। तो इसका जो बिहेवियर हुआ, इस कीड़े का जो उद्दीपन के कारण इस कीड़े ने जो प्रतिक्रिया किया वो संवेदनशीलता है। समझ में आ गई संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता किसी भी प्राणी का वो प्रतिक्रिया है जो उद्दीपन के कारण दिखाता है। क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर हम उस सजीव का, उस प्राणी का नियंत्रण होता है। इसे हम लोग नियंत्रण कहते हैं। शरीर में होने वाले विभिन्न तरह की क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने की जो क्षमता है, उसे हम लोग नियंत्रण कहते हैं। तो कंट्रोल, जैसे कि देखो बहुत सारी क्रियाएं तुम्हारे शरीर में हो रही है। जैसे कि तुम लोग अभी क्लास कर रहे होगे तो अपने ब्रेन तुम्हारा सब कार्य कर रहा होगा। आंख से तुम लोग देख रहे होगे, कान से तुम लोग सुन रहे होगे, तो ये तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण हो रहा है। हाथ से लिख भी रहे हो, तो चलते समय हम लोग चलते रहते हैं दो पैर से, साइकिल चलाते रहते हैं, तो हम लोग गिरते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण रहता है। सारे कार्य को हम लोग ठीक ढंग से करते रहते हैं क्योंकि हमारे सभी कार्यों पर हमारा नियंत्रण रहता है। तो इसको कहते हैं नियंत्रण। तो नियंत्रण, और दूसरा एक शब्द है जो कहते हैं समन्वय। दूसरा एक शब्द है जो कहते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता। सभी क्रियाएं एक तालमेल से सभी अंग काम करते रहते हैं। इस क्रिया को समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं, बहुत सारे अंग एक साथ कार्य करते रहते हैं, और कोई भी अंग या कोई भी क्रिया एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता, एक तालमेल से काम करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं समन्वय। जैसे आंख से देख रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो, जीभ से स्वाद ले रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, नाक से सांस भी ले रहे हो, है ना। तो ये सभी क्रियाएं शरीर में, अंदर में पाचन क्रिया हो रही है, लेकिन कोई किसी को बाधा नहीं दे रहा। सब ये अंग एक दूसरे से मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी को बाधा नहीं दे रहे हैं। तालमेल बना हुआ है, सभी अंगों में क्या है? तालमेल बना हुआ है। इस क्रिया को कहते हैं समन्वय। समझ में आगे कोई दिक्कत है? तो नियंत्रण एवं समन्वय, इस तरह से हमारे पूरे शरीर में इस तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं। और एक पॉइंट यहां पर तुम लोग जान लो कि इसके लिए दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोन। नर्वस सिस्टम को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ये डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ये जो समन्वय की क्रिया होती रहती है हमारे शरीर में, नियंत्रण एवं, देखो गति, तुम लोग देखो, माने तुम लोग अगर कोई भी जीव अगर अपने स्थान पे खड़ा रहता है और खड़ा होकर सिर्फ उसके शरीर के अंग हिलते डुलते हैं तो उसको गति कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपने जगह पे खड़े हैं और उसके पत्ते, फूल, फल, टहनियां हिलते डुलते रहते हैं, इसको गति कहते हैं। और प्रचलन किसे कहते हैं? प्रचलन का मतलब कि पूरा शरीर एक जगह से, गति क्या बताया? मान लो कि पौधा जो है, ये पौधा है और इसकी टहनियां, इसकी गति, इसके पत्ते हिल डुल रहे हैं, तो ये हो गया गति। और प्रचलन किसे कहते हैं? मान लो एक कीड़ा है, ये चलते चलते यहां पहुंच गया, ये कीड़ा था, ये चलते चलते कहां पहुंच गया, तो ये प्रचलन हो गया। ये गति हुआ और ये प्रचलन हो गया। आशा करते समझ में आ गया होगा। अब परिभाषा क्या होगा? गति का मतलब शरीर, कोई भी जीवधारी का शरीर एक जगह स्थिर होता है, उसके अंग हिलते डुलते हैं तो गति कहते हैं। प्रचलन क्या है? प्रचलन में पूरा शरीर एक जगह से चलकर दूसरे जगह चला जाता है तो इसको प्रचलन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रचलन का उद्देश्य क्या है। प्रचलन हम लोग करते किस लिए हैं? प्रचलन भोजन के लिए, आश्रय के लिए, प्रजनन के लिए, सुरक्षा के लिए। भोजन के लिए प्रचलन करते हैं, फॉर फूड। प्रचलन का मतलब क्या है? एक जगह से हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? एक प्राणी या एक पौधा भी चलता है, कभी कभी पौधे भी जानते हो, छोटे छोटे पौधे चलते हैं, जैसे क्लाइमोडोमोनस, वॉलवॉक्स, ऐसे कुछ छोटे पौधे भी हैं जो पानी में प्रचलन करते हैं। तो जो भी हो,
एक प्राणी एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाता क्यों है, उसका क्या उद्देश्य है? चलने का कुछ तो उद्देश्य होगा। तो बहुत ही आसान है, एक बार में तुम लोग को याद हो जाएगा कि वो भोजन प्राप्ति करने के लिए जाता है। अगर तुमको मम्मी बुलाए कि बेटा खाना खा लो, तो तुम एक जगह से जाओगे ना दूसरी जगह। या फिर तुमको किसी को भी खाना अगर जुगाड़ करना है तो खाने के लिए जाता है ना जंगल में, पेड़ पौधे जंगल में जितने भी प्राणी हैं उनको चलना पड़ता है ना घास पात फल फूल खाने के लिए। तो भोजन की तलाश में आगे बढ़ना पड़ता है, एक उद्देश्य हुआ। दूसरा है आश्रय के लिए। दूसरा क्या है? आश्रय मतलब जगह के लिए, घर के लिए। जैसे कि हम लोग कोई कहीं भी रहे, अंत में उसको शाम को अपने घर में लौट के आना पड़ता है, घर में आना पड़ता है, या घर बनाने के लिए भी चलना पड़ता है। घर बनाना है चिड़िया को तो भी घोंसला बनाने के लिए भी उसको प्रचलन करना होगा। तो अपने आश्रय के लिए प्रजनन करना पड़ता है। तीसरा है प्रजनन करने के लिए। प्रजनन क्या है? प्रजनन क्या है? प्रजनन मतलब बताओ तो, प्रजनन किसी को पता है? प्रजनन तो क्या होगा कि मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे। क्या होगा बोलो? जंगल में अगर नए संतान उत्पन्न करना है किसी भी प्राणी को, तो जो फीमेल होगी, जो स्त्री होगी, बाघिन होगी, या फिर शेरनी होगी, या हथनी होगी, उसको क्या होगा? अपना मेल पार्टनर, अपने पुरुष साथी के साथ मिलना होगा, तब वो प्रजनन करके जाएगा। दोनों तब वो चल के प्रजनन करके जाएगा वहां पे, और फिर दोनों आपस में मिलेंगे। तो कौन कहां पर है उसको तो प्रचलन करके जाना पड़ेगा, उसके पास तक पहुंचना होगा। दोनों जब एक साथ मेल फीमेल मिलेंगे तो मिलने के बाद में क्या होगा? अपना जो शुक्राणु होगा पुरुष का, वो स्त्री के अंदर वो शुक्राणु अंदर में उसको दे देगा मिलने के बाद में। तो वो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा, और निषेचन के बाद में फिर जो है उसके अंदर जो है एक नए बच्चे संतान का गर्भ उस शेरनी के अंदर ठहर जाएगी, जो बाद में वो नए संतान को उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से बिना प्रजनन किए हुए, बिना एक दूसरे से मिले हुए ये प्रजनन की क्षमता कैसे होगी? इसलिए प्रजनन करने के लिए चलना पड़ेगा, प्रजनन करने के लिए दोनों को आके मिलना पड़ेगा। प्रजनन करने के लिए क्या होगा? एक यहां पर मेल है और यहां पे फीमेल है, तो दोनों को आना पड़ेगा एक जगह, आकर के दोनों को मिलना होगा। मिलने के बाद में तभी ये नए संतान को उत्पन्न कर पाएगा। तो इसको कहते हैं प्रजनन करने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होगी। तीसरा है सुरक्षा के लिए। आशा करता हूं बच्चों को समझ में आ गई होगी बात। सुरक्षा, प्रजनन का उद्देश्य सुरक्षा क्या है? सुरक्षा ये भी एक उद्देश्य है कि हम अपनी सुरक्षा करते हैं। कोई भी प्राणी को जब आवश्यकता लगती है कि उसको सुरक्षा करने की जरूरत है तो वो प्रचलन करता है। मान लो कि तुम कोई भी जा रहे हो रोड के किनारे, और पता चला कि एक गाड़ी जो है एक्सीडेंट इतना स्पीड में आ रहा है कि एक्सीडेंट करेगा, तो वो वहां से भाग जाएगा, रोड से किनारे भाग जाएगा, क्योंकि प्रचलन किया वो अपनी सुरक्षा, अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? रोड के किनारे से, फुटपाथ से एकदम बाहर भाग गया वो सुरक्षा करने के लिए। मान लो कि रोड पे जा रहे हो, कोई प्राणी जा रहा है, हठात बारिश होने लगा, बर्फ गिरने लगा, तो क्या करेगा? वहां से जल्दी से भाग करके किसी पेड़ के नीचे, किसी शेड के अंदर आएगा, ताकि बर्फ से उसको चोट न लगे। तो क्या वो अपनी सुरक्षा करने के लिए वो भागता है, प्रचलन करता है। तो ये हो गया सुरक्षा करने के लिए भी प्रचलन होता है, ये भी एक उद्देश्य है। और लास्ट में है शत्रु से बचने के लिए। अब तुम देख रहे हो कि दिन भर जो है तुम लोग देख रहे हो कि एक प्राणी दूसरे प्राणी को हमेशा खाने की कोशिश कर रहा है। जैसे तुम देखे वो सांप मेढक को खा रहा है, मेढक जो है किसको खा रहा है? ग्रास हॉपर को खा रहा है। तो इस तरह से भाग रहा है अपने जान बचाने के लिए। एक तो शत्रु से बचने के लिए, और अगर दूसरा कहें तो शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए, एक शिकार करने के लिए दौड़ रहा है उसके पीछे पीछे। मान लो कि हिरण के पीछे शेर दौड़ रहा है, हिरण के पीछे शेर दौड़ रहा है, तो हिरण क्यों भाग रहा है? हिरण क्यों प्रचलन कर रहा है? शत्रु से बचने के लिए। हिरण क्यों प्रचलन कर रहा है? शत्रु से बचने के लिए। और ये शेर क्यों उसके पीछे भाग रहा है? शिकार करने के लिए। तो ये प्रचलन का उद्देश्य है, शत्रु से बचने के लिए, शिकार करने के लिए भी प्रचलन होता है। आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गई बच्चों को।
और हम लोग आज अब लास्ट एक टॉपिक पढ़ा के आज हम तुम लोग को खत्म करेंगे आज का क्लास कि टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन प्लांट। कोई दिक्कत है तो कोई पूछ सकते हो तुम लोग। किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हो। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन प्लांट। टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन प्लांट। पौधों में प्रचलन के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाँ, एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया को प्रचलन कहते हैं। सही। प्रचलन क्या है? प्रचलन और प्रजनन में अंतर है। दोनों को दिक्कत हो रही होगी आपको लग रहा है। देखो मैं बताता हूं, एक बार देख लो। प्रचलन और एक हो गया प्रजनन। ये दोनों पॉइंट में तुम लोग को दिक्कत हो रही है कुछ बच्चों को, हमको लग रहा है। ये मैं बता देता हूं। प्रचलन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। उत्पन्न होता है उसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। आशा करते समझ में आ गए ये बात, प्रचलन और प्रजनन में अंतर। हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कि प्रचलन पौधों में। चलो, राधा को बहुत अच्छी तरह समझ गई है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस हम लोग 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी, उसके बाद में नेक्स्ट डे क्लास करेंगे कि टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन प्लांट। प्लांट में कितने तरह का लोकोमोशन होते हैं। देखो, पौधों में प्रचलन जो है 2 तरह का प्रचलन देखने को मिलता है। पौधों में 2 तरह का प्रचलन देखने मिलता है। पौधों में 2 तरह की प्रचलन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। रमेश यादव समझ में आ गया, पिंटू मनवाल समझ में आ गया। ओके, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रचलन, पौधों में प्रचलन 2 तरह के प्रचलन होते हैं। पिंटू मनवाल समझ में आ गया। ओके, तो पौधों में प्रचलन 2 तरह का होता है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, एक प्रचलन की गति कहते हैं, वक्रता की गति कहते हैं। एक कहते हैं प्रचलन की गति, इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। और दूसरा है वक्रता की गति। इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। फिर इसको भी हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक को कहेंगे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा को कहेंगे नेस्टिक मूवमेंट। इतना ही आज मैं डेफिनेशन बता के आज का क्लास खत्म करूंगा मैं। तो देखो, हम लोग ये पौधों में गति, अगर पौधों में प्रचलन, फोटोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक, केमोटैक्टिक। तो हम लोग जान गए टैक्टिक मूवमेंट। क्या क्या देखे हम लोग? टैक्टिक मूवमेंट। तो ये टैक्टिक मूवमेंट क्या है? परीक्षा में क्वेश्चन आता है, नोट करोगे। टैक्टिक मूवमेंट क्या है? ये परीक्षा में लगता है गर्मी से बचने के लिए, तो इसको कहते हैं थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। और तीसरा केमोटैक्टिक। केमो का मतलब क्या होता है? केमिकल, रसायन। कीमो का क्या मतलब होता है?
केमिकल, रसायन। किसकी परिभाषा पूछे तो? फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट। सूर्य की प्रकाश के कारण जब पौधों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तो उसको फोटोटैक्टिक गति कहते हैं, जैसे कि वोल्वॉक्स क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। तीसरा है केमोटैक्टिक। केमो मीन्स होता है रसायन। केमो मतलब क्या होता है? रसायन। रसायन, केमो मतलब होता है रसायन। केमिकल, केमो मीन्स होता है केमिकल, रसायन। तो रसायन के कारण स्थानांतरण होता है तो उसको कहते हैं केमोटैक्टिक गति। आशा करते हैं समझ में आ गई बच्चों को। अब हम लोग इधर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, और इसको देखने के बाद में हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे। दो चीज जानना है खाली कि वक्रता की गति क्या है। वक्रता की गति क्या है? देखो अभी हमने इधर देखा प्रचलन की गति, यानी कि पौधे का पूरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ऐसे भी पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे जो पूरा शरीर चला जाता है, लेकिन तुम लोग तो ऐसा देखे नहीं हो, देखने को कम मिलता है। थर्मो, थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब लाइट, पिंटू। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट, सॉरी, थर्मो मतलब होता है हीट। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। हीट मतलब ताप, ताप के कारण, ठीक है। थर्मो मतलब ताप, और टैक्टिक मतलब क्या? पूरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। समझो, थर्मोटैक्टिक, टैक्टिक मतलब क्या होता है? टैक्टिक गति, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और थर्मो मतलब ताप, ताप के कारण एक जगह से दूसरी जगह वो स्थानांतरित हो जाता है। तो ये भी तुमको बैक्टीरिया वगैरह में ये गति देखने को मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह शरीर जो है। इसका उदाहरण भी बैक्टीरिया लिख सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वक्रता की गति। वक्रता की गति में हम लोग क्या प्रचलन की गति पढ़ लिए है? क्या लिखोगे? उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करता है और ये तीव्रता पर निर्भर करता है। अंतर दोनों में ही है, ठीक है। देखो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से मैं बताऊंगा मैं तुम लोगों को। ट्रॉपिक गति और नैस्टिक गति दोनों ही गति वक्रता की गति है, यानी कि शरीर एक जगह स्थिर रहेगा, शरीर के विभिन्न अंग हिलते डुलते रहते हैं। लेकिन ये गति होती है उद्दीपन की दिशा पर। तुम लोग पता है मैंने बताया था कि गति और प्रचलन कोई भी शरीर में प्रक्रिया होगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? उद्दीपन। तो उद्दीपन के कारण जब गति होती है तो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करता है, उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कि तुम खिड़की, घर का जो खिड़की है उस खिड़की पे क्या किए? एक गमले में पौधे को रख दिया। ट्रॉपिक गति कहते हैं। समझ में आ गई बात? हम लोग कौन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? पौधों की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हम लोग कौन? हम लोग बात कर रहे हैं पौधों की गति पढ़ रहे हैं। हम लोग किसका गति पढ़ रहे हैं? वक्रता की गति, पौधों में होने वाली वक्रता की गति। तो उद्दीपन की, एक पौधा को जब हम लोग रखे खिड़की के बाहर, खिड़की के ऊपर, तो पौधे धीरे धीरे वो पौधा में वृद्धि होगी और बढ़ते बढ़ते दिखोगे 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन बाद कि वो पौधा जो है घूम करके, मुड़ करके वो सूरज की प्रकाश की तरफ खिड़की के बाहर निकलने लगता है। समझ में आ गया? तो ये जो गति हुआ इसको कहेंगे ट्रॉपिक गति, इसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक गति। तो पौधे के शरीर के कोई भी अंग, पौधे के शरीर का कोई भी अंग जब उद्दीपन की दिशा की ओर गति करता है, उद्दीपन क्या हो सकता है? सूर्य का प्रकाश हो सकता है। उद्दीपन क्या हो सकता है? ताप कर्म हो सकता है, गर्मी हो सकती है। उद्दीपन पानी हो सकता है, जल हो सकता है। उद्दीपन क्या हो सकता है? ओके अनिल राव, समझ में आ गया? तो ये हो गया उद्दीपन की दिशा पर उद्दीपन की तीव्रता। एक उदाहरण देने से तुम लोगों को समझ में आएगा
कि मान लो कि अगर एक कमल का पौधा है, पानी में एक कमल का पौधा लगा हुआ है, कमल का फूल, तो कमल का फूल क्या है, वो कमल का फूल जो है, जैसे सूरज का प्रकाश की किरणें जब इसमें पड़ने लगा, तो सूरज की प्रकाश की किरणों की जब तीव्रता बढ़ने लगी, तीव्रता सुबह सुबह उसकी तीव्रता कम होती है, उसमें हीट कम होता है, सूरज की प्रचंडता कम होती है। धीरे धीरे सूरज और भी प्रचंड गति से, तीव्र गति से जब प्रकाश देने लगता है, तो देखने को मिलता है कि ये जो कमल का फूल है, वो धीरे धीरे कमल का फूल क्या होता है, खिल जाता है। वो कमल का फूल क्या होता है, खिल जाता है। तो किसके कारण ये गति हुआ, कमल का फूल जो बंद था वो खिल गया, धीरे धीरे तो गति हो गया, कमल का फूल में धीरे धीरे गति हो गया। तो किस कारण ये कमल के फूल में गति हुआ, सूर्य के प्रकाश के तीव्रता के कारण, दिशा के कारण नहीं। देखो इसमें क्या था,